आज हम शुरू कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की नवीन अंक गणित के अंतर्गत वृत्त का चैप्टर। हम इस वीडियो में वृत्त के सभी प्रश्नों का हल समझेंगे। एक में तो नहीं, लेकिन आने वाले 5-7 वीडियो में हम सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। वृत्त के प्रश्नों को करने के लिए वृत्त से संबंधित जितने भी परिभाषाएं और सिद्धांत हैं उन सभी को मैं यहाँ पहले नहीं बता रहा हूँ। कारण ये है कि इतने सारे नियम हैं कि उन सबको एक साथ बता देने के बाद इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कि समझने वालों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रश्न किस प्रकार से कैसे हल होगा और उसमें कौन सा सिद्धांत लगने वाला है। लगभग 50, 60, 70 के आसपास नियम हैं, परिभाषाएं हैं और उनके अलग अलग उपयोग हैं। तो एक साथ बताने के बाद इतना कन्फ्यूजन है, वो इतने घुल मिल जाते हैं कि प्रश्न में कौन सा नियम काम आएगा ये जल्दी से समझ में नहीं आता। तो मेरी ये सलाह है कि अगर आप उन्हें एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप पुस्तक में एक बार पढ़ लीजिए, और नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रत्येक प्रश्न में जो नियम काम में आने वाला है उस नियम को बताते हुए चलेंगे और वहीं पर उसको समझाते हुए चलेंगे। तो जब प्रश्न के साथ उसको समझेंगे तो नियम भी अच्छी तरह समझ में आएगा और उस नियम का जो उपयोग हुआ है उस प्रश्न में वो उपयोग भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। बजाय इसके कि पहले सारे सिद्धांतों को, नियमों को बता दिया जाए और फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे पिछले नियम भूलते जाएं या वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते जाएं, उसकी बजाय अच्छा है कि हम प्रत्येक प्रश्न के साथ उसमें काम आने वाली परिभाषा और उसमें काम आने वाला नियम वहीं पर समझें। इसका एक कारण एक और ये भी है कि कई प्रश्न ऐसे हैं जो केवल वृत्त के सिद्धांतों और नियमों से नहीं होते हैं। उनमें वृत्त के नियमों के अलावा बहुत से अन्य जो आकृतियां हैं, जैसे रेखाएं हैं, कोण है, त्रिभुज है, समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है या और अन्य अन्य आकृतियां हैं, उनकी विशेषताएं, उनके नियम, उनके सिद्धांत भी उन प्रश्नों को हल करने में काम आते हैं। तो यदि हम वृत्त के नियमों को एक साथ समझ भी लेंगे तो भी जब कोई ऐसा प्रश्न आएगा जो वृत्त के सिद्धांतों के अलावा अन्य प्रकार के सिद्धांत भी उसमें उपयोग होंगे तो फिर वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम प्रत्येक प्रश्न के साथ उसमें काम आने वाले नियम, सिद्धांत, परिभाषाएं आदि को बताते हुए चलेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन न हो। तो वृत्त की प्रश्नावली का, ये जो वृत्त के चैप्टर का जो पहला प्रश्न है वो है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें हम देख रहे हैं। एक तो वृत्त की त्रिज्या जो 10 सेंटीमीटर है, एक जीवा जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और इस जीवा की केंद्र से दूरी हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है और जीवा की केंद्र से दूरी किसको कहते हैं। तो हम इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए देखिए, ये एक वृत्त है। वृत्त के सभी बिंदु जिस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं उसे कहते हैं केंद्र, और केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसे हम कहते हैं त्रिज्या। और इसके अलावा परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, देखो ये रेखाखंड तो केंद्र को परिधि से मिलाता है और ये रेखाखंड 2 परिधि के बिंदुओं को मिलाता है। इसको कहते हैं हम जीवा और इसको कहते हैं हम त्रिज्या। त्रिज्या मतलब केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड। जीवा मतलब वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाए, चाहे इधर मिलाए, चाहे इधर मिलाए, चाहे ऐसे जो मिल रखा है वो मिले। तो इस प्रकार से ये त्रिज्या हो गई और ये जीवा हो गई। इसके अलावा अब है जीवा की केंद्र से दूरी। तो मान लीजिए ये एक जीवा है और ये इसका केंद्र है वृत्त का। तो केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है, लंब का मतलब जो ऐसी रेखा जो जीवा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, ये कोण 90 डिग्री है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा की केंद्र से दूरी होती है। ये जो लंबाई है इसकी, यही होती है जीवा की केंद्र से दूरी।
जीवा की केंद्र से दूरी, ये हो गई। तो अब अपना जो सवाल है उस सवाल में इस दूरी को ही पूछा गया है कि ये दूरी कितनी है, जबकि जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और त्रिज्या, देखो ये त्रिज्या है, क्यों है? क्योंकि केंद्र से परिधि के बिंदुओं को मिला रही है, परिधि के बिंदु को मिला रही है, तो ये त्रिज्या है जो हमारे सवाल में 10 दी हुई है। अब हम सवाल समझते हैं। हमारा सवाल है कि त्रिज्या 10 है, जीवा की लंबाई 12 है और जीवा की केंद्र से दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये वृत्त है, इसमें 12 सेंटीमीटर लंबी जीवा है और जीवा की केंद्र से दूरी हमसे पूछी गई है। मान लीजिए केंद्र इसका O है और ये जीवा को P पर ये लंब मिलता है। जीवा AB है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हमको दी हुई है और इसकी त्रिज्या दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ आप इस त्रिभुज पर ध्यान दीजिए। ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या विशेषता है देखिए। ये तो केंद्र हो गया, ये जीवा का आधा भाग हो गया। यहाँ एक बात और समझने की है कि ये जो वृत्त है और ये जो जीवा है, ये केंद्र है, केंद्र से डाला गया लंब है। इस लंब की एक विशेषता होती है कि ये लंब जीवा पर जिस बिंदु पर जाकर के मिलता है वह बिंदु इस जीवा का बिल्कुल मध्य बिंदु होता है, मतलब ये दोनों भाग बराबर होते हैं। हर कंडीशन में जब भी ये 90 डिग्री पर आकर मिलेगा, जब भी ये केंद्र से लंब डाला जाएगा जीवा पर, तो ये दोनों भाग जो होंगे A से लेकर P तक और P से लेकर B तक, ये दोनों भाग सदैव बराबर होते हैं। तो इसलिए जो ये अपना प्रश्न है, इस प्रश्न में ये जो A से लेकर के और P तक की जो लंबाई है, ये कंप्लीट 12 होने की वजह से ये हो जाएगी 6 आधी, और ये त्रिज्या है 10। हमें ज्ञात करना है इस समकोण त्रिभुज का कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री कोण है, लंब है, इसलिए समकोण त्रिभुज हो गया। ये इसका कर्ण हो गया, ये इसका आधार हो गया। तो हमारा सूत्र होगा लंब ज्ञात करने के लिए √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 10, जिसका स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस आधार स्क्वायर, आधार कितना है 6 का वर्ग हो जाएगा 36। अब यहाँ 100 में से 36 माइनस होंगे तो बचेंगे 64, जिसका वर्गमूल आएगा 8। मतलब ये जो लंबाई ये लंबा आया वो 8 सेंटीमीटर लंबा आ गया। मतलब केंद्र से जीवा की जो दूरी हो गई वो हो गई 8, और हमारा आंसर हो गया इसमें डी। अब अगला प्रश्न है दूसरा। एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है और इस जीवा की लंबाई हमसे पूछी है कि लंबाई बताइए कितनी है जीवा की। तो देखिए ये वृत्त है, मान लीजिए ये इसकी एक जीवा है जिसकी केंद्र से जो दूरी है वो कितनी है 8। ये केंद्र से दूरी कितनी है 8। पहले वाले सवाल में हमसे ये दूरी पूछी थी और इस सवाल में केंद्र से जीवा की दूरी दे रखी है 8 और त्रिज्या कितनी है 17। ये त्रिज्या ये 17 दी हुई है। हमें पूछिए जीवा की लंबाई। जीवा की लंबाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की कंप्लीट लंबाई है। तो हमें पता है कि अगर ये जीवा ए बी है और पी बिंदु पर ये लंब मिलता है तो ए से लेकर पी तक की लंबाई और पी से लेकर बी तक की लंबाई बराबर होती है। तो अगर हम इस त्रिभुज में ये ए से लेकर पी तक की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं तो उसका डबल करने पर जीवा की लंबाई आ जाएगी। तो ये केंद्र O है, ओ ए पी त्रिभुज में ये कोण समकोण हो गया। तो ये हो गया कर्ण जो कितना है 17 और ये हो गया लंब 8। तो आधार हमको ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के वर्ग याद कर लेने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में जब वर्ग याद होते हैं तो 17 को 17 से गुणा करके वर्ग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे ही 8 को 8 से गुणा करोगे तो 8 का वर्ग आएगा जो आएगा 64। जब घटाओगे इनको 289 में 64 तो ये बचेगा 225।
अब 225 है, हम अगर याद होगा तो हम जानते हैं कि 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। तो ये 15 क्या आ गया, ये 15 आ गया ए से लेकर पी तक की लंबाई, मतलब आधी जीवा की लंबाई। तो इसका डबल जब करोगे आप तो कंप्लीट जीवा की लंबाई आ जाएगी 30 और हमारा आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। ध्यान दीजिए, केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी केंद्र से दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, जीवा की लंबाई 32 है, मतलब स्थिति ऐसी है, ये वृत्त है, ये जीवा है, ये केंद्र है और केंद्र से चला गया लंब है। तो ये लंब तो है 12 का, कि केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है जीवा, और इस जीवा की लंबाई है कितनी 32। तो ये 16 हो गया और ये भी हो गया 16। अब ये रहेगी त्रिज्या, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या क्या हो गई इस त्रिभुज में, कर्ण हो गई, क्योंकि ये 90 डिग्री कोण है। तो कर्ण हो गई, तो कर्ण का सूत्र होता है भाई आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार 16 है, 16 का जो वर्ग होगा 256 होगा। अब देखो याद होता है तो तुरंत लिख दिया जाता है। और 12 का होगा 144। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ने पर ही आएगा 400, और 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। तो त्रिज्या कितनी हो गई 20 और हमारा आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। दिख रहा है सामने, ये वृत्त का केंद्र O है। CD वृत्त का व्यास है जो ऊपर से नीचे तक खड़ा हुआ है, C से लेकर D तक ये व्यास है, यानी केंद्र से गुजर रहा है व्यास। AB एक वृत्त की जीवा है जो 12 सेंटीमीटर लंबी है। ये AB वृत्त की जीवा है जो यहां से यहां तक कितनी है 12 सेंटीमीटर लंबी है, A से लेकर B तक। और C बराबर 2 सेंटीमीटर, ये नीचे नीचे का जो हिस्सा है इसमें, ये C से लेकर E तक ये 2 सेंटीमीटर है, ये है 2 सेंटीमीटर। तो अब इसमें एक बात प्रश्न में देने से रह गई है, ये प्रश्न में छपा हुआ ही नहीं है किताब में ही, कि ये जो व्यास है वो जीवा पर लंब है। बिल्कुल ये दिया जाना चाहिए इसमें। क्यों कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। वृत्त का केंद्र O है, बिल्कुल ठीक है O है। CD वृत्त का व्यास है, ठीक है व्यास है। और AB वृत्त की जीवा है, बिल्कुल जीवा है। अब इसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि OE केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, क्योंकि स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि ये तो देखो प्रश्न के अनुसार केंद्र O हो गया, CD वृत्त का व्यास हो गया, ये लो ये DC वृत्त का व्यास हो गया, और AB जीवा हो गई। मैं ऐसे बना देता हूं, मान लो जीवा, AB जीवा हो गई, ठीक है ना। इसमें कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि AB जीवा इस व्यास पर लंब है। जब तक लंब दिया हुआ नहीं होगा तब तक हम इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज मान नहीं सकते। हालांकि ये प्रश्न समकोण मानने से ही होगा, ये प्रश्न में गड़बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रश्न समझिए आप ध्यान से, बाकी ये दिया हुआ होना चाहिए। तो देखिए ये नीचे हो गया 2। अब वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। मान लो त्रिज्या x है, ठीक है। अब ये जो जीवा है, जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो ये 6 हो गई और ये भी हो गई 6। अब यहां ध्यान दीजिए, हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो O से लेकर के, अब यहां देखिए, इधर देखिए कि ये जीवा है और ये मान लीजिए केवल हमने इतना चित्र बनाया O से लेकर E तक का, नीचे का भाग इसका जो C है वो हमने नहीं बनाया। अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये भाग 6 था, तो ये कम से कम ये लंबाई दी हुई होनी चाहिए थी, जो दी हुई नहीं है। लेकिन अब ध्यान दो, O से लेकर के C तक की जो लंबाई है वो त्रिज्या के बराबर है, यानी x है, और उसमें से C से लेकर E तक की लंबाई 2 है। तो हम अगर OC में से CE घटा देते हैं, यानी 2 घटा देते हैं, तो ये जो बच गया x - 2, ये O से लेकर के E तक की लंबाई बच गई। मतलब
ओ से लेकर ई तक की लंबाई यानी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये बच गया, ये बच गया। तो इसलिए ये जो लंबाई है ओ ई, ये आ जाएगी x माइनस 2। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेते हैं x माइनस 2। ये x माइनस 2 हो गया। अब इसमें क्या होगा, आप इधर देखिए वापस कि ये जो त्रिभुज है ये त्रिज्या x हो गई, ये 6 है और ये x माइनस 2 हो गया। अब यहां हम इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करेंगे। तो उसमें क्या स्थिति बनेगी, उसमें स्थिति बनेगी कर्ण इसका x है, देखिए ध्यान से, कर्ण इसका x, ये त्रिभुज एक बार यहां बना लीजिए आप, ये कर्ण इसका x हो गया, आधार इसका 6 हो गया और ये x माइनस 2 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर। ये x स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, प्लस अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा। कैसे खुलेगा कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या इसमें 2 है, तो दोनों का तो स्क्वायर कर दो, x का भी स्क्वायर कर दो और प्लस लगा करके 2 का भी स्क्वायर कर दो, यानी 4 हो गया। फिर माइनस, अगर बीच में माइनस तो माइनस आएगा और बीच में प्लस तो प्लस आएगा, दोनों को गुणा करो, 2x आएगा, उसका डबल करो 4x। ये स्क्वायर खोलने का तरीका है कि दोनों संख्याओं का तो स्क्वायर कर दीजिए और बीच में जो चिन्ह है उस चिन्ह लगा करके गुणनफल का डबल लिख दीजिए। अब दोनों ओर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये बच गया 0 बराबर 36 और 4 40 माइनस 4x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा प्लस का 4x बराबर 40 और x बराबर हो जाएगा 10। जब 4 का भाग लगेगा इधर तो 10 आ जाएगा। तो x का मान 10 आ गया, मतलब हमारी त्रिज्या कितनी हो गई, 10 हो गई। तो हमारा जो आंसर होगा इसमें वो होगा सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 5वां, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AB वृत्त की जीवा है और BC वृत्त का व्यास है। यदि OD लंब है AB पर, OD अब की बार OD को लंब दिखा दिया इस पर, ठीक है, और OD बराबर 4 है, OD की लंबाई 4 हो गई। तब AC की लंबाई कितनी होगी, हमसे AC की लंबाई पूछिए, ये इसकी लंबाई पूछिए। तो अब यहां देखिए हमें केवल एक लंबाई दी हुई है O से लेकर D तक। हालांकि हम इस लंबाई को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यदि हमें जीवा की लंबाई दे दी जाए और त्रिज्या या फिर व्यास दे दिया जाए, क्योंकि व्यास त्रिज्या का डबल होता है, तो त्रिज्या दे रखी है तो हम डबल करके व्यास निकाल लेंगे और व्यास दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस का सूत्र लगा करके और लंब ज्ञात करने, मतलब लंबवत भुजा है ना ये, तो लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस सूत्र लगा करके और हम ज्ञात कर सकते हैं, परंतु हमें ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां पर हमको जो है इन भुजाओं के मान दिए हुए नहीं, ना तो व्यास की लंबाई दे रखी ना जीवा की लंबाई दे रखी, केवल केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब दे रखा है। तो अब यहां पर आपको त्रिभुज की एक प्रमेय अगर याद हो तो देखिए, त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जो मिलाया जाता है, तो ये मिलाने वाली जो रेखा होती है इसमें दो विशेषताएं होती हैं। पहली तो ये रेखा इसके समांतर होती है, दूसरी बात इसकी लंबाई इससे डबल होती है, अगर आधी होती है। अगर मान लो ये 10 है तो ये हो जाएगी 5, अगर ये मान लीजिए 20 है तो ये हो जाएगी 10, परंतु चूंकि ये 4 है तो ये कितनी हो जाएगी 8। तो इसलिए AC की लंबाई हो जाएगी 8 इस नियम के अनुसार, और हमारा आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में, ये आकृति दी हुई है, वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, O केंद्र तो मतलब BC व्यास हो गया, क्योंकि
केंद्र से गुजरने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। जो भी रेखा केंद्र से गुजरती है, ये मान लो केंद्र है, केंद्र से गुजरेगी तो उसको हम व्यास कहेंगे। तो अब यहां पर BC व्यास हो गया और AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, यानी AB की भुजा और AC भुजा दोनों क्या है, बराबर है। तो कोण ABC कितना होगा? ABC कहां पर है? यहां पर है, देखिए आप ABC कोण। अब ABC कोण, ये जो निशान लगा हुआ है ये ABC कोण, इसका मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, इस चित्र को देखते ही आपके दिमाग में 3 बातें आनी चाहिए। पहली बात, ABC एक त्रिभुज है तो तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। पहली बात, A + B + C बराबर 180। लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं तो लिख के बता रहा हूं आपको। एक बात तो ये दिमाग में आनी चाहिए। दूसरी बात क्या दिमाग में आनी चाहिए कि जब दो भुजा बराबर है त्रिभुज में, तो इनके सामने वाले कोण, इसके सामने ये कोण है C और इसके सामने B कोण है, तो B और C कोण बराबर होने चाहिए। तीसरी बात क्या आनी चाहिए दिमाग में, वो वृत्त से संबंधित गुणधर्म है कि जब व्यास के सिरों को परिधि पर मिलाया जाता है तो अर्धवृत्त में एक कोण बनता है, इसका मान सदैव ही 90 डिग्री होता है। ये कोण 90 डिग्री का है, मतलब कोण A बराबर 90 डिग्री। तो ये 3 बातें आपके दिमाग में इस चित्र को देखते ही आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि त्रिभुज तो है ही, तो तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा ही होगा। दो भुजाएं बराबर हैं तो त्रिभुज के नियमानुसार इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, B बराबर C हो जाएगा। और तीसरी बात कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है, इसलिए एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इससे हम कैसे निकाल सकते हैं कि कोण ये कितना होगा? देखिए, ये और ये तो बराबर है B और C, ये अकेला 90 है, तीनों मिलके 180 के हैं, तो 180 में से इसको कम कर दीजिए, ये दोनों मिलके बचे 90 के। 90 में ये दोनों बराबर हैं तो कितने के होंगे? 45 के होंगे। तो 45 के हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा B। अगला प्रश्न है 7वां। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AB और CD की दो बराबर जीवाएं हैं, AOB 70 डिग्री है, तो COD का मान बताओ। अब AOB ये 70 है, COD हमसे पूछा है, तो अब यहां देखिए कि AB और CD ये दो बराबर जीवाएं हैं, AB और CD। नियम है कि बराबर जीवाएं देखो, ये वृत्त है, एक जीवा ये मान लो और एक जीवा ये है, ये इसका केंद्र है। तो जो जीवाएं बराबर लंबाई की होती हैं, वे उन जीवाओं के सिरों को अगर केंद्र पर मिला दिया जाए तो केंद्र पर जो कोण बनता है, ये कोण जब जीवाएं बराबर होती है तो कोण बराबर होते हैं, तो उस जीवा के द्वारा तो कोण ये बना, अब नीचे वाली जीवा के द्वारा कोण ये बनेगा, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहां पर AB और CD दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो इन जीवाओं के द्वारा बने हुए कोण बराबर होंगे, इसलिए COD का मान कितना होगा? 70 होगा। 70 होने की वजह से हमारा आंसर हो जाएगा A। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, केंद्र O है साहब, OAB 35, OAB ये कोण 35 है। C वृत्त पर लिया गया कोई बिंदु है, ये C वृत्त पर लिया गया कोई बिंदु हो गया ये, तो ACB कितना होगा? कोण ACB ये वाला कोण पूछा है कि ये कोण कितना होगा। अब इसके लिए आप ध्यान से देखिए, ये वृत्त है और इस प्रकार से परिधि पर ये बिंदु C बना हुआ है, कोण बना हुआ है ये, और ये केंद्र है, ये केंद्र पर कोण बना हुआ। अब इन दोनों कोणों में विशेषता क्या है कि ये दोनों कोण इस चाप के द्वारा बने हुए हैं। चाप के द्वारा बने हुए होने का मतलब कि चाप के दो अंतिम बिंदुओं को, जैसे मान लो AB चाप है, तो AB चाप के बिंदुओं को केंद्र पर मिलाया जाए तो केंद्र पर कोण बनेगा, और इसी चाप के अंतिम बिंदुओं को परिधि पर मिलाया जाए तो परिधि पर कोण बनेगा। और यहाँ एक नियम है कि एक ही चाप के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, या ऐसे बोल दो कि केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का डबल होता है। अगर ये 10 है तो ये 20 होगा,
अगर ये 20 है तो ये 40 होगा, अगर ये 100 है तो ये 50 होगा। मतलब ये आधा होता है और ये डबल होता है, ये नियम है। लेकिन इस नियम तक पहुंचने के लिए हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी, और वो चीज क्या है कि हमें ये दिया हुआ है यहां पर ये कोण, ये 35 डिग्री का कोण है। तो इसमें क्या है, ये वृत्त, ये जीवा, ये कोण 35 दिया हुआ है और इधर से ये भी मिला हुआ है। तो दो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इनके सामने वाले कोण बराबर होती है। ये 35 है तो ये 35 होगा, ये 35 है तो ये भी 35 होगा। तो इसलिए ये अगर 35 होगा तो दोनों मिलकर कितने हो गए 70। तो 180, ये त्रिभुज बना हुआ है, 180 में से 70 कम हो गए, 35 इसका और 35 इसका, तो ये बच गया 110, जिसका आधा हो जाएगा ये, यानी कि 55। तो हमारा आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है 9वां। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AC भी 40 डिग्री है, AO भी बताओ। AC भी 40 है, AO भी बताना है। दोनों एक ही चाप के कोण है, एक तो परिधि पर है और एक केंद्र पर है। केंद्र वाला कोण परिधि से डबल होता है, तो 40 का डबल हो जाएगा 80। अभी नियम बताया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, BOC वृत्त का एक व्यास है, BOC वृत्त का व्यास है। यदि BCA 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री हो गया, तो CDA बताओ। CDA ये कोण बताना है, इस पर निशान लगा हुआ है। अब यहां एक नियम हम समझ लेते हैं कि जब किसी चाप के द्वारा, ये चाप मान लीजिए, परिधि पर दो कोण बनते हैं, ये और ये दो कोण बन गए, तो चूंकि ये भी केंद्र का आधा होगा और ये भी केंद्र का आधा होगा, तो दोनों बराबर होंगे। तो जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। ये नियम अपने को यहां पर काम देगा। अब यहां देखिए कि ये जो कोण है वो इसके बराबर होगा, इसके बी वाले के बराबर, इसके बराबर होगा। परंतु दिक्कत यह कि इसका मान भी कितना होगा। तो इसके लिए आप ये चित्र देखो, ये B है, ये C है और ये A है। ये कोण 30 का है, चूंकि ये व्यास है तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया। ये 90 का और ये 30 का दिया हुआ है, तो 9 और 3 कितने हो गए 120, 12 हो गए 120 हो गया। तो तीनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो 120 को 180 में से अगर हम माइनस करेंगे तो ये कोण बचेगा 60 का। जब ये 60 का हो गया तो ये कितना होगा, ये भी 60 का होगा फिर। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी।